मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होटचंदानी। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। कल की तूफानी तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा सुस्ता रहा है। आज थोड़ी सी मुनाफ वसूली भी सेलेक्ट पॉकेट्स में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि मार्केट्स इस समय डेज लो पर आ चुके हैं। 300 पॉइंट नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 1.25% के लॉसेस के साथ। 24,612 ये एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक भी दिन के लोअर लेवल्स पर है, यहाँ भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 444 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। मिड कैप्स हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं और इस समय मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। सिमिलर एक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई देगा। डेज हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी हरे निशान में है। मार्केट की ब्रेथ तेज इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी बाइंग है। हालांकि जो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या है वो भले ही कम हुई हो पिछले कुछ समय के दौरान। इस समय 1761 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 854 स्टॉक्स दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सेक्टोरल मूव्स आपके सामने, जहां पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी फार्मा ये दो पॉकेट से जो तेजी दिखा रही हैं। एक डिफेंस पॉकेट है जहां पर तेजी है, अदरवाइज सभी सेक्टर्स लाल निशान में हैं। सबसे ज्यादा कमजोरी है निफ्टी आईटी, एफएमसीजी, ऑटोज, साथ ही निफ्टी रियल्टी में, जहां पर 1% से लेकर 2% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। बाकी पॉकेट्स भी लाल निशान में ही है, फिर चाहे वो निफ्टी मेटल हो या फिर ऑयल एंड गैस इंडेक्स ही क्यों ना हो। तो ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है आज खरीदारी का वो सरकारी बैंक, फार्मा और डिफेंस स्टॉक्स में लार्जली देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है इंडेक्स पर, स्टॉक स्पेसिफिक, इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप नमस्कार, बताइए पहले तो क्या रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, कल की तेजी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग, क्या सजेशन इन स्तरों से? डिप्स पर बाय करें या रुके भी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डिप्स पे बाय करने की एडवाइस रहेगी। कल हमने करीबन 3.8% का जंप देखा था दोनों मेन इंडाइसेस में, जो कि 4 साल का हाईएस्ट गेन था। तो उसके बाद थोड़ा सा पुल ऑफ जरूर से देख रहे हैं, पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और हमारे हिसाब से निफ्टी में 24,400 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता तब तक हर डिप्स पे हम बाइंग की एडवाइस देंगे। इस डिप को कैपिटलाइज करना चाहिए। ऑन द हायर साइड हमारा मानना है कि 24,973 जो आज का इंट्राडे हाई है, सुबह खुलते ही जो बना था वो क्रॉस होता है तो फिर आगे चल के 25,200 से 25,300 के टारगेट भी आ सकते हैं। सिमिलरली अगर जो निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स और दर्शकों को, वो रहेगा 54,500 से 54,400 का। ये लेवल टूटते हैं तभी हम जो भी लॉन्ग पोजीशन है उससे एग्जिट करने की एडवाइस देंगे। ऑन द हायर साइड हमारा मानना है कि 55,600 से लेके 56,000 एक नेक्स्ट टारगेट एरिया बनेगा। तो ये दोनों ही मेन इंडाइसेस और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इंडियन का सेक्टर और स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी से बाइंग की ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना ओके, स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या रहेगी? चाहिए। तो कुछ एक सेक्टर का आपने मेंशन किया, तो एक डिफेंस इज अ स्पेस कुछ दिनों के कंसोलिडेशन कूल ऑफ के बाद वापस से रिज्यूम कर रहा है अपट्रेंड। काफी सारे मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्पेस के स्टॉक अच्छे मोमेंटम दिखा रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है निफ्टी एनएससी का, वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो हमको पसंद है। तो ये जो पॉकेट्स हैं जिसमें हम ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव देख रहे हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड स्टॉक्स में भी बाइंग की जाए, कि जिससे रिलेटेड स्टॉक्स पिक्स जो है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं अभी स्टॉक पिक अपनी देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इनफैक्ट आपको इंडेक्स पर राय मिली है, आप शेयर कर सकते हैं जो भी ट्रेड आप बताना चाहते हैं प्रदीप। जी, तो डिफेंस की जो मैंने बात की, तो वहां से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मैं पिक करना चाहूंगा। करीबन एक 6-7 सेशन का हमने नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखा है और उसके बाद ये आर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो आने वाले 3 से 4 सेशन में मुझे अपू एक्सटेंड होती दिख रही है। 4636 के आसपास ये करंटली चल रहा है। 4487 4487 के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है। 4800 और 4900 के अपसाइड टारगेट के लिए। सीमेंट एक स्पेस है जहाँ पे भी हम छोटे मझोले जो काउंटर्स हैं सीमेंट स्पेस के, वहां पे मोमेंटम देख रहे हैं। तो वहां से मैं डालमिया भारत सीमेंट को पिक करना चाहूंगा। एक अच्छी अपमूव के बाद हमने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन देखा है, और जिसका ये ब्रेकआउट आज के सेशन में इसने 2,000 रुपए के आसपास डालमिया भारत चल रहा है। 1958 के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है 2080 के टारगेट के लिए। इन दोनों ही स्टॉक्स में टाइम फ्रेम रहेगा 3 से 4 सेशन का, और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड की।
ओके, चलिए, तो ये आपको ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। एक तो डालमिया भारत जो 2002 पर ट्रेड कर रहा है, साथ ही एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस में क्योंकि बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का एक्शन लेकर आते हैं अब आपके सामने और देखते हैं क्या रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो आपने देखा ही, दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स के साथ ही शुरुआत करते हैं जहां पर मैजडॉक 4% ऊपर, 11% ऊपर भारत डायनामिक्स, BEL 4.5% ऊपर, 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इस समय। सरकारी बैंक स्टॉक्स यहां पर बाइंग है 2% ऊपर, PNB बैंक ऑफ इंडिया 3.25% ऊपर, कैनरा बैंक 3.5 पौने 4% ऊपर है और 3% की तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल रही है इस समय। फार्मा स्टॉक्स में रिकवरी, कल इनफैक्ट जो एंटिसिपेशन थी उससे थोड़ी सी रिलीफ ट्रम्प टैरिफ्स की तरफ से, इसीलिए एक बाइंग देखने को मिली। डिशमैन 7.5% ऊपर, 7% ऊपर है आरती ड्रग्स, मार्क्सन्स फार्मा 5% ऊपर, 4% की स्ट्रेंथ ग्रैन्यूल्स इंडिया में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं लूजिंग साइड वाली पॉकेट्स। FMCG में प्रेशर, इमामी 2% नीचे, 3.5% नीचे यूनाइटेड ब्रेवरीज, ज्योति लैब्स 3.5 पौने 4% नीचे, 1.5% नीचे गोदरेज कंज्यूमर कर रहा है ट्रेड। IT में गिरावट, हैप्पीएस्ट माइंड 3% नीचे, 2.25% नीचे ओरेकल, साइंट 1% नीचे, 1% नीचे परसिस्टेंट सिस्टम ट्रेड करते हुए दिखेगा। और लास्टली रियल्टी स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर दबाव है, 1% नीचे इंडेक्स है। पॉकेट्स देखेंगे तो मैक्रोटेक डेवलपर्स 3% नीचे, सिग्नेचर ग्लोबल 2.5% नीचे, 2.25% नीचे ऊपर रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा पूरा एक्शन मिड कैप्स का, उन सेलेक्ट पॉकेट्स का जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी या फिर मंदी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें भारत ने WTO में US के स्टील और एल्यूमिनियम पर जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव दिया है। अगर US ने स्टील और एल्यूमिनियम पर बड़ी ड्यूटी वापस नहीं ली तो भारत भी ड्यूटी लगाएगा। पूरी खबर जानते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। तो लक्ष्मण बताइए एग्जैक्टली क्या स्टांस रह सकता है इंडिया का और क्या किया है US ने और क्या यहाँ पर और डिटेल सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको मामला समझाता हूँ। मामला ये है कि भारत ने WTO जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें एक प्रस्ताव भेजा कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर या फिर कहें दूसरे देशों भी, भारत उसमें शामिल है, जिस तरीके से अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर ड्यूटी लगाई और ये ड्यूटी जो लगाई ये उसका तारीख दिया गया कि उसमें जो ड्यूटी लगाई गई उसमें आपको 8 मार्च 2018 को अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% की अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी और 12 मार्च 2025 को अतिरिक्त ड्यूटी इंडेफिनिट समय के लिए जारी रखने का फैसला लिया और 25% ड्यूटी और लगाने का फैसला लिया। इसकी ये जो फैसला है ये WTO के शर्तों के खिलाफ है। आप इस ड्यूटी को या तो अमेरिका वापस ले या फिर इस पे सारे WTO के मेंबर के साथ कंसल्टेशन करें या फिर हम भी ड्यूटी लगाने के लिए फिर हमें खुली छूट दी जाए। तो जब जब WTO में भारत ने अपना एक प्रस्ताव भेजा तो उस प्रस्ताव की WTO ने समीक्षा की और उसके बाद WTO ने कल देर रात में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो 12 तारीख की रात में कह सकते हैं WTO के हिसाब, जेनेवा के टाइमलाइन के हिसाब से। और उस नोटिफिकेशन को जारी करने का मतलब ये होता है कि इस प्रस्ताव से WTO कम से कम शुरुआती तौर पर सहमत है और अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है। 30 दिन के भीतर दो ऑप्शन है, या तो अमेरिका बढ़ी हुई ड्यूटी वापस ले ले या इस 30 दिन के भीतर इस पर कंसल्टेशन शुरू कर दिया जाए WTO के भीतर। नहीं तो जैसे 30 दिन खत्म होगा भारत को भी उसी के बराबर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भारत ने दलील दी है कि इसकी वजह से अमेरिका को जो $7.6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और ये WTO के शर्तों के खिलाफ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, भारत का बहुत ही सख्त रुख है WTO में और अमेरिका के खिलाफ। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट US टैरिफ्स का जिक्र हो ही रहा है तो आपको बता दें अमेरिका से फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ट्रंप ने कल शाम दवाएं सस्ती करने पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है वो उतने सख्त नहीं है जितने की आशंका थी। डिटेल्स देते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए क्या एंटिसिपेट किया जा रहा था और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं फार्मा टैरिफ्स को लेकर? जी, कल आपने देखा कि बाजार में तेजी के बावजूद फार्मा शेयर्स लुढ़क गए थे, लेकिन आज फार्मा शेयरों में एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है क्योंकि ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया था फार्मा टैरिफ्स को लेकर, यहाँ भारतीय कंपनी को ज़्यादा असर नहीं होने की अब उम्मीद हो गई है। इनफैक्ट ट्रंप ने दवा सस्ती करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं और दूसरे देशों के और ज़्यादातर जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं इनको लेके एक्शन आपको US मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ग्लोबल फार्मा कंपनी को तो 75% मुनाफा
उनको अमेरिकी मार्केट से होता है और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर के दाम और हेल्थ केयर के कॉस्ट कम करने के लिए ट्रंप ने ये पहल की है। और जहाँ की अगर हम बात करें तो ट्रंप का टैरिफ ऑर्डर का ज़्यादा असर नहीं, इनफैक्ट फाइजर, एलाई लिली, सनोफी, नोवार्टिस जैसे काउंटर्स में भी आपको तेज़ी देखने को मिली। ऑब्वियसली कीमतें अगर हम EU कनाडा की बात करें तो उसके बराबर करने की बात ट्रंप ने कही है। तो ऑब्वियसली भारतीय जेनेरिक कंपनीज जहां दाम ऑलरेडी कम होते हैं, यहाँ कोई बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम मक्वेरी की बात करें तो उनके हिसाब से जो पहले के मुकाबले अनुमानित था उससे कम कड़ा ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है। फार्मा शेयरों में रिलीफ की बात वो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सन फार्मा में उनको तेज़ी दिखाई दे रही है जहां उन्होंने लक्ष्य 2100 रुपये का रखा है। ओके, तो ये रही फार्मा स्टॉक्स की बात, इसीलिए आज रिकवरी भी हमने फार्मा शेयर्स में आते हुए देखी है। हालांकि मार्केट थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो ये स्टॉक्स भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यतिन हमारे साथ बने रहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में 14 मई से जो बदलाव होने हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, डिटेल्स यतिन से समझेंगे ब्रेक के उस पर। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में 14 मई को बदलाव का ऐलान होगा और 30 मई से एडजस्टमेंट लागू होगा। किन शेयरों को इंडेक्स में मिलेगी जगह, कौन से स्टॉक्स होंगे बाहर, डिटेल्स के साथ यतिन हमारे साथ हैं। यतिन बताएं। गुड आफ्टरनून दीपाली। और MSCI की बात करें तो कल देर रात अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है जो बदलाव होने वाले हैं और परसों सुबह हम लोग इस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। MSCI की बात करें तो 14 मई को अनाउंसमेंट्स होंगी और 30 मई को ये बदलाव जो है वो लागू होंगे। और अगर हम बात करें 3 टॉप इन्फ्लोज की जो कैंडिडेट्स हैं और जो इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं, उनमें सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल $250 मिलियन की बाइंग, पेटीएम और नायका, ये दोनों न्यू एज कंपनीज में $200 मिलियन के आसपास की आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात करें तो शायद थर्मैक्स यहाँ बार होता हुआ आपको नजर पड़ेगा और करीब करीब $120 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप की भी बात करते हैं, यहाँ टॉप इनफ्लो कैंडिडेट समझ लेते हैं। सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज, हेक्सावेयर, प्रीमियर एनर्जीज जैसी नई लिस्टिंग और गोदरेज एग्रोवेट, ये 3-4 कंपनियों में आपको 5 से 10-15 मिलियन डॉलर्स तक की खरीदारी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एक्सपेक्ट कीजिए पेटीएम आज ब्लॉक के बाद फोकस में और नायका में भी लगभग $200 मिलियन यानी 1500-1600 करोड़ तक की बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई स्टॉक्स का जिक्र किया यतिन ने, कुछ लिस्ट एक बार आपके सामने लेकर आते हैं और कुछ स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। कई स्टॉक्स हैं जिनको जगह मिल रही है, जिसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल, पेटीएम, नायका हो सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो टाटा टेक, हेक्सावेयर, प्रीमियर एनर्जीज, गोदरेज एग्रोवेट जैसे स्टॉक्स, ये वो तमाम शेयर्स रहेंगे। लेकिन फटाफट से एक राय ले लेते हैं पेटीएम पर। एक बार देखिए स्टॉक को, प्रदीप बताइए क्या राय रहेगी। पेटीएम एक बड़ी अपनी के बाद पिछले कुछ दिनों में करेक्शन देखा है इसने और कंसोलिडेट कर रहा है। 34 DMA का सपोर्ट ये ले रहा है पिछले कुछ दिनों से। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और ये 3-4 दिनों में जो लो बना है 8 था, उसी के स्टॉप लॉस से ओवरऑल पॉजिटिव वो होल्ड करेंगे। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है अर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 870-875 के रीजन में, और ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर ये 912 के टॉप जो इसने अप्रैल में बनाए थे उसको रिटेस्ट कर। ओके, साथ ही टाटा टेक स्टॉक को और देखिए, बताइए यहाँ पर क्या सजेशन रहेगा आपका। टाटा टेक्नोलॉजी लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली इसने फॉल देखा है। नवंबर 2023 में जब ये लिस्ट हुआ था तब 1400 का हाई बना था। रिसेंटली इसने लास्ट मंथ 597 का बॉटम बनाया है। एक बेस जरूर से बन रहा है 600 के लेवल के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि बेस बना के ये ऊपर का रुख करे। हालांकि हम डेली चार्ट्स पे एक हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला प्रस्थापित होने का वेट करेंगे फ्रेश बाइंग के लिए, और वे तब होगा जब 732 का एक लेवल क्रॉस होगा। फिलहाल जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो 666 666 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उससे स्टॉप लॉस से होल्ड की जा सकती है। ओके, चलिए रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स की जो आज आने हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अर्निंग से पहले, करेंगे इस पर चर्चा। कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एक बार हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। नंबर्स आने हैं, नंबर से पहले किस तरीके का रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। हालांकि अर्निंग्स भी फ्लैट ही रहेंगी, थोड़ी सॉफ्ट ही रहने की प्रोबेबिलिटी है।
क्योंकि Q4 में जो वॉल्यूम ग्रोथ जो रही वो बहुत एनकरेजिंग नहीं थी, थोड़ी सुस्त ही दिखी थी। टू व्हीलर की डिमांड में भी हमने लैगार्ड्स देखे थे। Q4 में जो टोटल सेल्स हैं वो 1% घटी वाई बेसिस पे, वहीं सीक्वेंशियल बेसिस पे 5 से 6% का ड्रॉप रहा। लेकिन प्रमोशनल खर्च कंपनी ने अपना घटाया है, जिससे एबिटा में फ्लैट मोमेंटम रहने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स है उनकी बिक्री ज़्यादा हुई है, वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसीलिए नंबर्स में आपको स्लाइट ग्रोथ दिखाई दे रही है अगर आप वाई बेसिस पे कंपेयर करेंगे। रेवेन्यूज 2% बढ़कर आ सकते हैं, मुनाफा 6% बढ़कर आ सकता है, एबिटा में भी 1% की ग्रोथ रह सकती है। ऑल्दो एबिटा मार्जिन 1% 14.3% पर ही रहेंगे। सेम आंकड़ा हमने पिछले क्वार्टर में इसी साल देखा था। तो मार्जिन एबिटा मार्जिन फ्लैट रहने की प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब पैरामीटर्स पर हल्की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, स्पेशली डिमांड को लेकर। सेमी अर्बन मार्केट और रूरल डिमांड किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या यहाँ से डिमांड पिकअप होगी, नए लॉन्चेस को लेकर कंपनी की क्या तैयारियां हैं, प्रीमियम और साथ ही साथ अफोर्डेबल यानी 125 सीसी सेगमेंट में, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन स्टॉक अर्निंग से पहले हरे निशान में है, दायरे में है, बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है डेफिनेटली। 1/4% ऊपर कर रहा है कारोबार। प्रदीप बताइए एक बार हीरो मोटोकॉर्प चार्ट्स पर देखकर लेवल्स ऊपर नीचे की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे अर्निंग्स के हिसाब से, और कोई स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे क्या? 6200 के लेवल सितंबर 2024 में बनाने के बाद एक स्टीप करेक्शन सब्सिक्वेंटली हमने देखा और 300 के करीब ये लास्ट मंथ गया था, वहां से रिकवर जरूर से हो रहा है। और लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे अभी भी इसको अपना 200 DMA का मेजर हर्डल क्रॉस करना है। तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे हम इससे ज्यादा दूसरे जो स्टॉक्स हैं इसके पीयर्स टीवीएस मोटर उस पे ज्यादा बुलिश हैं। अगर टू व्हीलर स्पेस की बात करें, अगर फोर व्हीलर स्पेस की बात करें तो अशोक लेलैंड, आयशर, M&M हमको ज्यादा पसंद है। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ये 34 DMA के ऊपर सस्टेन जरूर से कर रहा है, तो वही 34 DMA हम एक स्टॉप लॉस के तौर पे सजेस्ट करेंगे एग्जिस्टिंग लॉन्ग के लिए, और वो प्लेस्ड है 3774 पे। ओके चलिए, तो ये बात हुई हीरो मोटोकॉर्प की 3997 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार टाटा मोटर्स और लेकर आते हैं, किस तरीके का रिएक्शन है रिजल्ट से पहले। हालांकि पिछले 2-3 सेशंस में तो एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, आज थोड़ा लैक लस्टर है, 1.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आपके सामने एक्सपेक्टेड जो हैं, Q4 में इनकम 2% ग्रो हो सकती है सालाना आधार पर, एडजस्टेड मुनाफा 3.6% ग्रो हो सकता है। वहीं एबिटा देखेंगे तो 3% का ड्रॉप, एबिटा मार्जिन 14.2% से घटकर 13.6% पर आ सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल नंबर्स अच्छे रहे थे, पहली चीज़। दूसरी बात, टैक्स क्रेडिट मिला था 8,500 करोड़ के आसपास का, तो मुनाफे में काफ़ी एडजस्टमेंट पिछली बार हुई थी। तो अगर आप टैक्स क्रेडिट को जोड़कर देखेंगे तो मुनाफे में आपको 50-54% के आसपास का ड्रॉप भी दिखाई देगा, बट वायबल वो नहीं है। ये फिगर्स हैं जो हमने पूरी रिपोर्ट के बाद, पूरी रिसर्च के बाद जो हमारे सामने आंकड़े आए हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर आप पीवी सेगमेंट या सीवी सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ तो फ्लैटिश कारोबार ही रहने की पॉसिबिलिटी है। जेएलआर के आउटलुक क्या रहेगा डिमांड को लेकर, मार्जिन को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन में जो आप ड्रॉप देख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड ड्रॉप देख रहे हैं, वो जेएलआर मार्जिन की वजह से देख रहे हैं, जहाँ पर कमजोरी रह सकती है। पीवी मार्जिन, सीवी मार्जिन मोरलेस स्टेबल ही रहने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉक 712 पर ट्रेड कर रहा है, 1% के आसपास की कमजोरी के साथ। तो टाटा मोटर्स भी अर्निंग्स के हिसाब से फोकस में रहेगा। लेकिन चलिए फटाफट से देख लेते हैं अब इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच में मुकाबला है। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, तीनों खिलाड़ियों की तरफ से पॉजिटिव रिटर्न्स। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 6.25% के रिटर्न्स दे रहा है, ये पहले पायदान पर हैं। दूसरे नंबर पर पंकज रांदड़ 2.25% के रिटर्न्स, और साथ ही पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न्स लैंड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए नो योर कंपनी। नमस्कार।